तो क्लास 11th वाले बच्चों फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन में अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस टॉपिक चल रहा है। ये कई कोचिंग में कई बुक में नाम अलग अलग करके पढ़ाया जाता है, बट मेरे ट्यूशन में इट इज कंसीडर्ड एज अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस। तरह तरह का फोर्स को पहचानना सीखो। क्वेश्चन आज नहीं तो कल नहीं तो परसों बन जाएगा, ठीक है। तरह तरह का फोर्सेस को पहचानना आपको सीखना है। क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता, वो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। ऑलरेडी हम लोग किसको फ्रिक्शन बोल रहा हूँ, बायोन फोर्स वाला पहचाने हैं, कल टेंशन वाला पहचान रहे थे तुम लोग, और हॉर्स कार्ट वाला पहचान रहे थे। अब इस डायग्राम को पहचानने का ट्राई करो लेक्चर नंबर 5 के साथ। अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस ही टॉपिक रहेगा। फोर्सेस को समझो, चैप्टर का जो नाम है फोर्सेस लॉज ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ फोर्स समझो, टाइप्स ऑफ फोर्सेस समझो, किस तरह का फोर्स है। क्वेश्चन बनते रहेगा, क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस को समझो। थोड़ा बताओ क्या है ये? एक ब्लॉक है, ठीक है। लेकिन कल परसों 9th में 10th में जो ब्लॉक रहता था वो ऐसे टेबल के ऊपर हॉरिजॉन्टली रहता था। अब क्या है? अब थोड़ा प्लेन है, वो आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा झुका हुआ है, ठीक है। तो इसको टाइप्स ऑफ फोर्सेस पहचाने तो देख करके बता दोगे, लेकिन फिर भी अपना दिमाग से भी कुछ इसमें सोच करके बताओ। देखो सबसे पहले ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का वेट किस तरफ लगेगा? ये नीचे की तरफ। अब 2 दिन पहले बात हुआ था, ये सरफेस है, ये सरफेस इस ब्लॉक पर क्या लगाएगा? नॉर्मल। और ये पहले ही बात कर चुके हैं कि नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट ये कोई एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, ये तो लग रहा है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस बोल सकते हैं, एक्शन रिएक्शन नहीं है, ठीक है। इस पर डिस्कशन हो चुका है। ये आर है, ठीक। अब थोड़ा सा क्या करेंगे, ये बॉडी मान लो इधर ससर रहा है, ऐसे इंक्लाइन प्लेन में रखोगे तो ये मोस्ट प्रोबेबली ससर जाएगा। ये मान लो ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, तो फ्रिक्शन किस तरफ काम करेगा? ठीक है। वैसे कुछ लोग जानते हैं इस चैप्टर में फ्रिक्शन हमें अलग से पढ़ना है। जैसे ये तो मैं अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस में बता रहा हूँ, वैसे फ्रिक्शन पूरा एक अलग चैप्टर है आपका, बट इस डायग्राम में भी वो मैं सेटअप करके रखूंगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स, बॉडी अगर इधर ससर रहा है तो इसको फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ, ठीक है। और थोड़ी सी बातचीत करें तो ये वेट है, मतलब फोर्स, मतलब एरो, ठीक है। अब जब इसको रिजॉल्व करेंगे इसको, तो एक रिजॉल्व इस तरफ होगा, एक रिजॉल्व इस तरफ होगा। ये थीटा एंगल इधर भी आएगा। ये बहुत लोग अग्री नहीं करते हैं, आप लोग थोड़ा बताइए। ये थीटा, यहाँ पर थीटा मैं लिख रहा हूं, ये सही है गलत? ये सही होगा। ये आज के बाद आपको लगभग हर दिन ये डायग्राम देखने को मिलेगा, इसलिए थोड़ा इसको क्लियर कर लेना, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल का जोड़ 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, और ये नॉर्मल है, मतलब ये और इसका जोड़ 90 डिग्री होगा। उससे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो प्रैक्टिकल इक्वल होगा। होने वाली बात, डाउट है क्या? ठीक है, इसको ख्याल रखना। अब ये एरो अगर एंगल अगर इधर है तो एंगल एरो, उल्टा बोल दिया, एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो के साथ वाला कॉस कंपोनेंट, एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो के सामने वाला साइन कंपोनेंट। तो क्वेश्चन जब आएगा तब आएगा ऐसा डायग्राम में, इस तरह से फोर्स को आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। आप पहले फोर्स पहचानना सीखिए। क्वेश्चन तो देख ही रहे हो, नीट का, स्कूल का, मेंस का, एडवांस का सब बनेगा, बट पहले फोर्सेस को पहचानना सीखो। वेट कहाँ लगाओगे, नॉर्मल कहाँ लगाओगे, फ्रिक्शन कहाँ लगाओगे, मोशन कहाँ लगाओगे, पहले कम से कम ये पहचानना सीखना, ठीक है। इसको नोट करो। तो अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस में नेक्स्ट है, जो कि बड़ा फेमस है, 9th के बुक में भी दिया हुआ था। फेमस टॉपिक अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस में वो है अपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन इन लिफ्ट और एलिवेटर। लिफ्ट और एलिवेटर में कभी चढ़े होगे तो तुमको अपना जो वेट है वो जब लिफ्ट ऊपर नीचे हो रहा होगा तो अपना वेट कम ज्यादा महसूस होता होगा। अगर कभी गए हो लिफ्ट में तो ये चीज तुम कभी ना कभी फील जरूर किए होगे। अब तुम्हारा वेट तो कम नहीं हो रहा है एक्चुअली में, अपरेंट वेट जो लग रहा है, जो वेट है वो ज्यादा कम होता है। किस कॉन्सेप्ट से होता है तो वो इसी टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस। एक पर्सन मान लो उसका मास है m, पर्सन का मास है m, तो उसका वेट कितना हो जाएगा? वेट विल बी mg, ठीक है। अच्छा, और भी चीजों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कल जैसा कुछ क्वेश्चन आप लोग बना रहे थे, उसमें क्या नहीं मान रहे थे? उसमें तुम मान रहे थे कि पुली गोल गोल नहीं घूम रहा है,
उल्ली का मास नहीं ले रहे थे, रस्सी का मास नहीं ले रहे थे, लोगे तो अलग कैलकुलेशन हो जाएगी। उसी तरह से अभी जो हम लोग मोशन चैप्टर में टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ज्यादा चेंजेस नहीं मान रहे हैं, बट थोड़ा सा आप लोग 9th क्लास में पढ़े थे और 11th में ऑफिशियली पढ़ना है। आगे यही सब चीज जब आगे पढ़ोगे 11th में ही, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में भी चेंजेस होगा, तो कुछ और कंसेप्ट में चेंजेस आएगा, बट थोड़ा समझ करके करना चैप्टर वाइज चैप्टर। तो ये पहला डायग्राम है, ये एक वेइंग मशीन है। इस वेइंग मशीन में वो जो आदमी खड़ा हुआ उसका वेट आएगा mg। इस वेइंग मशीन में एक स्प्रिंग बैलेंस लगाया हुआ रहता है, वो स्प्रिंग बैलेंस ऊपर के तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता है। इसी नॉर्मल रिएक्शन को ही वेइंग मशीन जो है वो आपका वेट बता करके दिखाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो पहले केस में बॉडी रेस्ट में है, तो आप देख रहे हैं जो नॉर्मल रिएक्शन है और जो वेट है ये बराबर आएगा। अब करना क्या है, उस आदमी को और उस वेइंग मशीन को एक लिफ्ट में डाल देना है। क्या करना है, उस आदमी को और उस वेइंग मशीन को लिफ्ट में डाल देना है और लिफ्ट को मूव अप करवा देना है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ लिफ्ट ऊपर जा रहा है। अब जो लोग क्लास रेगुलर कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस समझ रहे हैं, उन लोग बताएंगे इस केस में क्या होगा। पूरा बॉडी ऊपर जा रहा है, मतलब ये जो ऊपर, अब यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस, फोर्स पहचानो पहले फिर आंसर निकालना। तो दो ही तरह का फोर्स अभी भी है, यही नॉर्मल रिएक्शन और यही वेट, बट ये सिस्टम ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है कि ये नॉर्मल रिएक्शन वेट से ज्यादा है। और कल इस तरह का क्वेश्चन आप लोग कर रहे थे तो बता रहे थे फोर्स से फोर्स घटाएंगे तो फोर्स आएगा, नेट फोर्स आएगा। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन आएगा, बट क्योंकि ये लिफ्ट मूविंग अप विथ कांस्टेंट वेलोसिटी था तो ये एक्सेलरेशन जीरो ही हो जाएगा। इस केस में r माइनस एम जी जीरो ही हो जाएगा, इस केस में r और mg बराबर ही आ जाएगा। तो अभी तक दो केस देख लिए क्या, एक बार सीधा स्प्रिंग बैलेंस पर खड़े हुए हो तो जो तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन और वेट है वो बराबर आएगा। अब क्या कर रहे हो, उस वेइंग मशीन को लिफ्ट में पहुंचा दिए हो और वो लिफ्ट ऊपर तो जा रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो उस केस में भी जो रीडिंग होगा, रीडिंग इसमें ये जो रीडिंग आएगा वो जो तुम्हारा वेट है एग्जैक्टली उसके बराबर ही आएगा, ज्यादा कम अभी तक नहीं हो रहा। बट तुम लोग बोल रहे हो कि नहीं सर हम लोग लिफ्ट में गए हैं तो देखे हैं कि ऊपर जाते समय वेट बढ़ता है और नीचे आते समय वेट घटता है, कुछ लोग बता रहे हैं क्लास में, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा। तो आगे देखते हैं क्या होगा। तीसरा केस खुद से बताओ, लिफ्ट इज मूविंग अप विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। अभी भी पर्सन खड़ा हुआ है, अभी भी उसका वेट mg है, अभी भी उस पर नॉर्मल रिएक्शन r लग रहा है, पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन a। अब नेट फोर्स अभी भी ऊपर जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग फोर्स है, दो ही तरह का फोर्स है r और mg। r में से mg गया तो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हर साल मैं पढ़ाता हूँ, बच्चे पूछते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन में मास लिफ्ट का लेना है क्या। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप पर क्या अपरेंट वेट लग रहा है उस पर बात है, तो यहाँ पर लिफ्ट का मास क्यों लेंगे। ठीक है, दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन r माइनस mg। इस केस में r बराबर ma प्लस mg, इस केस में r इज इक्वल टू ma प्लस g। पहले mg था उसमें प्लस भी हो गया, तो इस बार जो स्प्रिंग बैलेंस जो लगा हुआ होगा वेइंग मशीन में वो क्या करेगा, वो जो है तुम्हारा वेट बढ़ा हुआ शो कर देगा। ठीक है, दिस, और यही तुमको महसूस भी होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ तुमको महसूस हो रहा है। ये जो वेइंग मशीन है वो अगर पहले मान लो खड़े हुए थे तो 50 पे था, तो अब कितने पर आ जाएगा, वो थोड़ा सा यहाँ से रीडिंग बढ़ करके इधर चला आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर पहले रीडिंग शो कर रहा था तो अब क्या करेगा, वो बढ़ जाएगा। कब, जब लिफ्ट इज मूविंग अप विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। याद रहेगा, और हर चीज याद नहीं करना है, खासकर मोशन और फोर्सेज ऑफ द मोशन में याद करना है, एसएचएम में याद करना, थर्मोडायनामिक्स में, क्योंकि वहां पर वो सब बातें नहीं है जो तुमको पहले से मालूम है। एसएचएम में सीखोगे, थर्मोडायनामिक्स में फिर वही टीचर जो बोलेगा हाँ हाँ करना है तो वहां याद करना है। यहाँ प्रैक्टिकल फिजिक्स है, आपके साथ होता है, आपको इसको अंडरस्टैंड करके बताना पड़ेगा। चौथे केस में क्या होगा, मैं इसी में डायग्राम मिटा के बना दूंगा। ठीक है, फोर्थ वाला मैं इसी में मिटा के बना दूंगा, आप लोग ये थर्ड वाला कर लो, क्योंकि समझ ही रहो फोर्थ केस में क्या करने वाला। खुद से भी करके देख सकते हो, खुद से भी करके देख सकते हो फोर्थ केस में क्या होगा।
डी केस अपने से बना लो, मैं तो उसी में मिटा करके बना दिया, आप लोग बना दो। When lift is moving down with acceleration a, लिफ्ट नीचे जा रहा है तो इस बार पहले फोर्स पे जानो, सीधा आंसर पे मत जाया करो, पहले फोर्स को अंडरस्टैंड कर लो। तो फोर्स को अंडरस्टैंड कर लिए जिसमें दूर दूर तक दो ही तरह का फोर्स दिख रहा है, वेट और नॉर्मल रिएक्शन, और ये नीचे जा रहा है मतलब ये वेट ज्यादा है नॉर्मल रिएक्शन से, वेट में से फोर्स जाएगा तो फोर्स आएगा। न्यूटन से आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस mg माइनस आर। इस केस में r बराबर mg माइनस m है, इस केस में r mg माइनस a हो गया। इस बार ये कम हो गया mg से। अपरेंट वेट इस केस में तुम्हारा पहले जहां पर भी शो कर रहा था, मान लो पहले इधर शो कर रहा था तो अब क्या करेगा, पहले अगर 60 यूनिट पे शो कर रहा था तो अब 40-30 में करेगा, इस तरह से होगा। ठीक है, मेरे बोलने का मतलब यह है कि सिर्फ तुमको महसूस नहीं होगा ऐसा कि लिफ्ट में ऊपर नीचे होने पर मेरा वेट कम ज्यादा हो रहा है, वेइंग मशीन में खड़े रहोगे तो तुमको वो वेइंग मशीन रीड करके दिखाएगा कम होते हुए। ठीक है, हाँ बना सकते। तो इसमें लास्ट केस है लिफ्ट फ्री फॉल्स। लिफ्ट जब फ्री फॉल कर जाए तब क्या होगा, लिफ्ट फ्री फॉल करने का मतलब है कि लिफ्ट ही टूट गया। लिफ्ट टूट गया मतलब क्या होगा, लिफ्ट फ्री फॉल कर रहा होगा, जब लिफ्ट टूट ही गया तो उसके अंदर जो है उसका बचने का चांस वैसे में भी नहीं है, तो जब वो बचेगा ही नहीं तो उसका नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करके क्या करोगे, तो मर जाएगा। ठीक है, पैसा का भी लॉस होगा लिफ्ट टूट का, और जो उसमें वेइंग मशीन है उसमें भी। बट फिजिक्स के हिसाब से बात करें तो उस केस में लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी के बराबर। लिफ्ट ही फ्री फॉल कर रहा है। अपना डायग्राम देख लेना, डी वाला सी वाला मैं फिर से नहीं बना रहा हूं, अपना एक बार देख लेना। लिफ्ट फ्री फॉल कर रहा है तो पहले आइडेंटिफाई, आंसर नहीं लाना है, पहले फोर्स को आइडेंटिफाई करना है। अभी भी दो ही तरह का फोर्स है, वेट और नॉर्मल रिएक्शन। नीचे आ रहा था तो वेट ज्यादा है नॉर्मल रिएक्शन से, वही नेट फोर्स आएगा। फोर्स से फोर्स घटाएंगे, फोर्स आएगा। mg माइनस आर से फोर्स आएगा। ए जो है वो जी के बराबर, ये कट जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा। दिस इज प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ वेटलेसनेस। उस केस में जो वेइंग मशीन होगा उस पर सीधा वेट इंडिकेशन जहां पर उसका 0 पर होगा वो 0 पर चला जाएगा। सिर्फ तुमको महसूस होने का बात नहीं है, वो वेइंग मशीन सीधा 0 पर रीडिंग शो करेगा। ठीक है, दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ वेटलेसनेस। तो इस सबको लिख लो, इस क्वेश्चन को लिख लो पहले। ये अरेंजमेंट है, 3 ऑब्जेक्ट है, मास है 2 kg, 10 kg, 12 kg, रस्सी लगाया हुआ है। रस्सी का मास नहीं लेना है, मान के चलना है कि तार आपस में खींचा नहीं रहा है। इसमें 37 डिग्री पर फोर्स लगाया हुआ है, फोर्स का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। T1 और T2 रस्सी पर जो टेंशन लग रहा है उसका रेशियो आपको बताना है कितना होगा। These are all important questions। क्लास में जो करवा दिया गया सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो बनाते, ब्लॉक का नाम ले लेते हैं ABC। ठीक है, पहले इस फोर्स को देखते हैं वहां पर, है ना। ऐसे तो खींच करके नहीं लेके जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, तो ऐसे खिंचाएगा, क्या करेंगे, बोलो बोलो, बोलते बोलो, रिजॉल्व करेंगे। एंगल एरो, एंगल एरो, एंगल एरो के साथ वाला F cos 37 का काम पड़ेगा। cos 37 इज 4/5, F इंटू 4/5। इस फोर्स से खींच रहे हैं, ये पूरा फोर्स है, इस फोर्स से खींच रहे हैं, ये तो फोर्स है। इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना होगा, ये फोर्स है तो ये तीनों खिंचा रहा है ना, तीनों बॉडी का मास 2, 10, 12 इंटू जो इसका नेट एक्सेलरेशन होगा। आ रहा समझ में, तो दिस इज F इंटू इज इक्वल टू कितना हो गया 24 इंटू के, ये 6 बार में कट गया लगता है, तो इससे एक्सेलरेशन बराबर कितना हो गया F/30 ना, यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में है तो कहीं पर यूनिट लिखा हुआ नहीं है, ऐसे है केजी में है, बट अभी बिना यूनिट के छोड़ देते, रेशियो निकालना है वैसे में। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, अब बात करो टेंशन 1 का, और T1 अगर आप देखेंगे इस सिस्टम को, ये टेंशन 1, ठीक है, ये टेंशन 1, यही फोर्स है, दिस इज द फोर्स, दिस इज द मास,
दिस इज द एक्सेलरेशन F by 30 आ रहा समझ में 2/5 दिस इज 2F by 5 न्यूटन होगा वैसे बाद में कर लेंगे। टेंशन 2 को देखो ध्यान से, ये किसके लिए फोर्स है? फोर्स P2 तो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इज 2, एक्सेलरेशन इज F by 30 इज F by 15। क्या निकालना था? P1 by P2 2F by 5 by F by, so F से F कट गया ना, और क्या काट रहा हूँ, F से F कट गया, और ये 3 ऊपर आ जाएगा, 6:1, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन जैसा ही इस बार भी 3 ब्लॉक्स है। Are connected as shown on a horizontal frictionless table and pulled to the right with a force of 50 Newton as shown. Find tension T1 and T2. ये तो बहुत लोग कर लिए हो। पहले क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू फोर्स से 50, ये कितना था? ए बराबर, इस बार मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, सब न्यूटन में केजी में मेंशन है तो लिख सकते हैं, यूनिट में कोई तकलीफ नहीं है इनको। अब 42 P2 का क्या हिसाब है? ये पूरा एक्सलेशन पता चल गया। P2 का क्या है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू कितना हो गया इनटू तो बाई 3 ना, नहीं फिर P3 P1 के लिए मास एक्सेलरेशन तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अ बॉय ऑफ मास 30 kg क्लाइम्स ऑन अ रोप, एक रस्सी पर ऊपर जा रहा है और वो रस्सी कितना टेंशन सह सकता है? 400 न्यूटन, उतना ही न्यूटन वो रस्सी टेंशन सह सकता है। क्वेश्चन पूछा वो रस्सी टूटेगा कब? इफ द बॉय का पहला ऑप्शन दे रहा है क्लाइम्स अप, जैसे भी लिफ्ट वाला क्वेश्चन था वैसा ही है, लड़का ऊपर चल रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लड़का स्लिप डाउन कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर लड़का क्लाइंब अप कर रहा है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, गिवन जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस केस में रस्सी टूटेगा ये आपको बताना है। ठीक है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, तो अभी एंगल पर नहीं है, तो अभी आप लोग थोड़ा ध्यान से बताइए कैसे कैसे होगा। डायग्राम भी बना करके कर सकते हो, वैसे तुम लोगों से ज्यादातर लोग बना सकते हो। ये पहला केस है, ये रस्सी है। ठीक है, ये रस्सी पर चल रहे हो, वो जो लड़का है अजीब सा ही लड़का बनाया, बंदर जैसा लग रहा है, तो उससे क्या बॉय, ह्यूमन बॉय कहाँ देखा, मंकी बॉय ऐसा कहीं दिखता था फिजिक्स में? ये सब नहीं, कोई मंकी है। चल भाई बता, पहले केस में क्या है? लड़का ऊपर चल रहा है, कितना एक्सेलरेशन से?
आंसर पे फोकस नहीं करना है, अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस। फोर्स पहचानो, क्वेश्चन बाद में बनाते रहना। फोर्स पहचानो, क्वेश्चन बनते रहता है। ठीक है, बताओ कौन कौन सा फोर्स इसमें लग रहा है। नीचे क्या है इस बॉडी का? वेट। ऊपर रस्सी है। ये और है कुछ नहीं है, बस इतना ही है, इसी में बनाना है। तो इस केस में क्या होगा, ये ऊपर जा रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कौन ज्यादा हुआ? किससे ज्यादा हुआ? फोर्स से फोर्स घटाएंगे क्या आएगा? फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू P बराबर इस केस में होगा ma प्लस mg, जैसे लिफ्ट वाले केस में था। m कॉमन, m का वैल्यू कितना था भाई? 30। a दिया था 4, g बोला है 10 लेने। 30 गुना 14, तुम लोग वाला नंबर 420। और ये ज्यादा है किससे? 400 से। क्यों? क्योंकि 400 लिखा हुआ था कि जो रस्सी है वो मैक्सिमम 400 न्यूटन ही सह सकता था, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ था। इसका मतलब है इस केस में क्या होगा? रोप टूट जाएगा। यही सब बहुत जबरदस्त चैप्टर है। ये चैप्टर खत्म होने तक या तो आपको फिजिक्स तो मन लग जाएगा 11th में, या फिर मन टूट जाएगा कि बहुत हार्ड है, हमसे नहीं बनेगा। ठीक है, ये समझदारी वाला चैप्टर है, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट बन जाना चाहिए। ठीक है, बी केस में क्या होगा? इसी में मिटा के भी बना सकते, नहीं तो अब इसमें थोड़ा दिक्कत है, लड़का को उल्टा आते हुए बनाना है, तो ये तो मेरे से बन भी नहीं पाएगा। और पता ही नहीं मैं क्या बना दूंगा इसमें से। ऐसा ही कुछ होगा, ठीक ही लग रहा नहीं? बहुत टेंशन अभी भी ऊपर ही लगेगा बहुत, और वेट नीचे, लेकिन लड़का जा भी नीचे रहा है। 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन ज्यादा है? किससे ज्यादा है? फोर्स से फोर्स, टेंशन mg, m कॉमन, m कितना था? 10 माइनस ये क्या? 6, 4, 120 हुआ ना? ये कम है। रोप विल नॉट ब्रेक। अरे समझ में? यही अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस है। नाइन्थर को अगर ऐसे समझाया जाए कि लड़का ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, दोनों केस में रस्सी टूटने पर अंतर हो सकता है, ये नाइन्थर को कितना भी समझा लो उसको नहीं समझ में आएगा। वही रस्सी है, वही लड़का है, वही वेट है, ऊपर नीचे करेगा तो रस्सी टूटने में क्या अंतर पड़ सकता है? ये नाइन्थर के सिलेबस में नहीं है, ये आपको समझना है। उसी रस्सी पर वही लड़का ऊपर जाए तो रस्सी टूट सकता है, नीचे आए तो हो सकता है रस्सी ना टूटे। ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस चैप्टर का टॉपिक का नाम। ठीक है, तीसरा केस वाला ऊपर जा रहा था ना, इसी में बन जाएगा। अभी भी ऊपर जा रहा है तीसरे केस में, बट यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा वही ऊपर ही जा रहा है, टी ही ज्यादा होगा, बट क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है तो ये 0। इस केस में टेंशन वेट के बराबर हो जाएगा। और m क्या था इसका? g। इस केस में जो कि कम है, इस केस में रोप विल, पूछा क्या था? किसमें टूटा? क्वेश्चन का आंसर हो पूरा इस बार भी पुलिस सिस्टम है। इस बार भी आपके मदद के लिए एक चीज है कि अभी भी ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, इसीलिए क्योंकि अभी फ्रिक्शन पड़े नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रिक्शन में एंट्री हो जाएंगे तो सेम इन्हीं सारे क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा फ्रिक्शन के साथ। अभी बिना फ्रिक्शन वाला है, एक्सेलरेशन ऑफ द 2 ब्लॉक सिस्टम निकालना है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, कहाँ होगा? क्वेश्चन में जब जेई में नीट में पूछेगा तो लिखा हुआ रहेगा एक्सेलरेशन किस तरफ हो रहा है। इसमें नहीं दे रहा है तो क्या मान लेंगे, किस तरफ होने का चांस है? 3 के लिए तरफ मान लेते हैं, और एंगल भी झुका हुआ लग रहा है तो इस तरफ मान लेते हैं, क्योंकि दिया हुआ नहीं है तो मान लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ द 2 ब्लॉक्स लिख रहा है, मतलब कॉमन एक्सेलरेशन होगा इस तरह से। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस, क्वेश्चन उसर होते रहता है, क्वेश्चन बड़ा बात नहीं, फोर्स पहचानना सीखो। ठीक है, क्वेश्चन बनते रहेगा, क्वेश्चन पे कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स पहचानना सीखो। दोनों ब्लॉक के बारे में बताओ जरा सा, इस ब्लॉक के बारे में पहले बताओ, ये ब्लॉक का नाम ए, इस ब्लॉक का नाम बी। अब बताओ इसके बारे में, इसके लिए ए के लिए, हाँ
क्या नीचे की तरफ? कितना? जी दिया हुआ नहीं है, जी मान लेते हैं अपने से 10 मान लेते हैं, ठीक है ना? कितना हो गया? 30 न्यूटन नीचे की तरफ। आप बताओ, बोलो बोलो। नॉर्मल लगेगा, चलो नॉर्मल। टेंशन रस्सी सेम ही लग रहा है तो टेंशन अलग अलग नहीं लेंगे, अभी सेम लेंगे। और बताओ, नीचे आ रहा है तो उस तरफ फ्रिक्शन वगैरह लगता, नॉर्मल लगता, बट बोला है नहीं लेना है तो मत लो, ठीक है? इसमें हो गया, किसी तरह का फोर्स नहीं लग रहा, ठीक? वैसे रिजॉल्व तो करना ही पड़ेगा, ये भी समझाया था। ये 30 डिग्री है, एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो के साथ वाला, दिस इज 30 cos 30, एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो के सामने वाला, दिस इज 30 sin 30 डिग्री। वैसे अच्छा हैबिट होगा कि हम लोग यहाँ पर नॉर्मल भी बनाए, बट कल भी समझाया था ये जो नॉर्मल है इस क्वेश्चन में इस 30 cos थीटा से कैंसिल आउट हो जा रहा है, इसीलिए हमें जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है? सीधाई में बनाना, मेरा बना के लिए टेढ़ा टाइप का बन गया, काम नहीं पड़ेगा। अब इस ब्लॉक के लिए बताओ, इसका वेट नीचे की तरफ कितना और टेंशन दिख रहा है ऊपर की तरफ, बस और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, इसी पे बनाना होगा। अब बताओ इस ब्लॉक ए के लिए, फॉर ब्लॉक ए ये हमने मान लिया है कि इधर जा रहा है, तो कौन ज्यादा हुआ? इधर गिर रहा है, तो कौन सा फोर्स ज्यादा लग रहा है गिरते हुए? बोलो बोलो, इस ब्लॉक को इधर गिराना, ए कोई फोर्स करना होता है, वेट तो नीचे है, वेट इससे थोड़ी नीचे गिरा। डायग्राम देखो, पहचानो 30 sin 30, यही पहचानना है। क्वेश्चन इज नॉट इम्पोर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस। तुम फोर्स को पहचानो, मेरा काम बन जाएगा, या वाइस वर्सा तुम्हारा काम ही बन जाएगा। वेट अच्छी बात बता रहा हूं, बट वेट से ये कहां ससर रहा है? वेट का केवल ये जो कंपोनेंट है ये इसी से ससर रहा है, इतना इसी को कहता है अंडरस्टैंड। तुम फोर्स को पहचानो, बाकी तुम्हारा काम खुद बन जाएगा, ठीक है? तो 30 sin 30 से ससर रहा है, 30 sin 30 ज्यादा है, किससे? फोर्स से फोर्स घटाएंगे, अभी भी फोर्स आएगा। मास है 3, एक्सेलरेशन है 8, sin 30 is 1/2, ये 15 हो गया। टेंशन पूछा नहीं है, नहीं तो टेंशन भी निकाल सकते हैं वैसे उस ब्लॉक के लिए। इसमें दो ही फोर्स ही है, टेंशन और वेट, और ऊपर जा रहा है मतलब इससे ज्यादा है। फोर्स से फोर्स घटाएंगे, फोर्स 1 एक्सेलरेशन ए है, ये पूछा नहीं है इसलिए जोड़ देते हैं। क्वेश्चन 1 प्लस क्वेश्चन नंबर 2, ये टी कट जाएगा, 15 से 10 5, दिस इज 4a, दिस इज a बराबर 5/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कल ऐसा वाला पुली था दोनों तरफ बिना एंगल वाला, उसमें भी जोड़ रहे थे, टी कट रहा था, ये निकल रहा था। आज ऐसा वाला है, उसमें भी निकल रहा है। टी कोई पूछा नहीं मेरे से, पूछता तो कहीं पर पुट कर देते हो, टी का वैल्यू भी बता सकते हैं। कट रहा है इसका ये मतलब नहीं कि नकली है, निकल सकता था, पूछा नहीं था हमसे, ठीक है? तो ये सब है अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस। क्वेश्चन बनाने पर उतना ध्यान नहीं, वैसे हम लोग बड़ा क्वेश्चन ही रहे हैं, बट क्वेश्चन पर उतना जोर मत लगाओ। फोर्स पहचानना सीखो, फोर्स पहचानना सीखोगे तो 2-4 दिन के अंदर फोर्सेस लॉज ऑफ मोशन खत्म हो जाएगी, ठीक है? मिलेंगे अगले क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ, और पुली और अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस। ये तो आते ही रहेगा हर दिन, इससे आप भाग नहीं सकते, ये टॉपिक हर दिन आते रहेगा। बट टॉपिक अगले क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।